लूं। अरुण साहू जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साहू जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साहू जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। भूपेश बघेल जी मोदी जी और अमित शाह जी के जादू से डरते हैं और मोदी जी का जादू जो है वो देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर में पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है। और भूपेश बघेल जी अच्छा काम करते डरते नहीं। अब योगी जी का जादू चलेगा, खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। सरकार खुद डर रही है और योगी जी जो है वो अपराधियों को जो है समाप्त करने वाली सरकार है। वहां तो जेल में जो उसकी सजा खत्म हो जाती है उसके बाद में अपराधी जेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं, ये भय होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में चर्चा उस बात की जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा है बीजेपी पर और बीजेपी को ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं दो फाड़ है। आमतौर पर इस तरीके की चर्चा सामने नहीं आती, लेकिन मुख्यमंत्री जब ये बात को कह रहे हैं तो इसको चर्चा में लाकर डिस्कस करने की जरूरत बनती है और इसीलिए आज हमने आज के मुद्दे के चर्चा का मुद्दा यही रखा है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिल द्विवेदी जी, जो कि समीक्षात्मक नजरिए से बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने ये बातें क्यों कही, क्या इसका कोई राजनीतिक मायने है या कोई इसका कोई ठोस आधार है, क्या भाजपा में सही में कोई दरार है। तो ये बात हम अनिल जी से समझेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ जी, जो कि बताएंगे कि कांग्रेस इस मसले को क्यों उठा रही है और अचानक इस मसले को उठाने के पीछे क्या मकसद है। सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेज तर्रार आदिवासी नेता देवलाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये बातें आई है। हालांकि इस तरीके की चीजें कम दिखाई देती है कि बीजेपी में कहीं कोई ऐसी स्थिति है, लेकिन कांग्रेस कह रही है तो उसकी सच्चाई भी जान लेते हैं। सौरभ जी, मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, वो उदाहरण भी दे रहे हैं, बता रहे हैं बुलडोजर वाली राजनीति, मोदी वाली राजनीति दोनों अलग है। किसके तरफ है बीजेपी के नेता या साव किसके तरफ हैं, इस तरीके के सवाल से तो बीजेपी दो भाग में बढ़ जाएगी। क्या लगता है आप लोगों को, मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है, क्या आधार है उनके पास? जी बिल्कुल मोहन जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने ये जो बात कही वो वैसे भी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं उनके बयान के आधार पे कही है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने उस बात को दोहराया है और ये बातें जो कही जा रही है वो भाजपा के द्वारा स्वयं कही जा रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये बात कही गई है कि अब उनको बुलडोजर की जरूरत पड़ रही है। और मोहन जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ही के स्टूडियो से कुछ दिन पहले भाजपा के एक प्रवक्ता जो थे उन्होंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी वो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाला है। तो वो एक तरफ कहते हैं कि मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे, दूसरे तरफ उन्हीं के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि अब वो बुलडोजर की राजनीति चाहते हैं। मतलब कुल मिला के वो हिंसा की राजनीति चाहते हैं। मतलब शांति से, लोकतांत्रिक ढंग से जो राजनीति का तरीका है वो बीजेपी को आता नहीं है और अब वो बुलडोजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अरुण साव जी के बयान से ये साफ साफ जाहिर होता है और मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं की बात को वापस रिपीट किया है और रखा है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि एक मोदी और शाह की राजनीति जिसके आधार पर बीजेपी ये दम भरती है कि विकास परख राजनीति वो करती है, काम के बल पर वोट मांगेगी, लेकिन
जब बुलडोजर की बात आती है तो योगी जी की राजनीति आ जाती है, और बुलडोजर को जब छत्तीसगढ़ में लाने की बात होती है तो राजनीति की करवट दूसरी तरीके से हो जाती है। शायद इसीलिए दो फाड़ की राजनीति की बात हो रही है। देवलाल जी, इस तरीके के आरोप के बाद तो आप लोगों के पार्टी में हलचल सी मच जाएगी। क्या ऐसी स्थिति है कि दो जगह पर आप लोग बटे हुए हैं, दो भाग में बटे हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है। जैसे पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी की जरूरत है, और गुंडों के लिए योगी की 100% जरूरत है। ये दोनों जरूरतें अपनी अपनी जगह ठीक है। जहां तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान की बात है, तो वो अपने कांग्रेस पार्टी को देखे, जो पूरा देश में बिखर चुकी है, टूट चुकी है, त्राही त्राही मान हो रहा है, एक सीट के लाले पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, उसको संभालने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, शीर्ष नेतृत्व के नीचे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इस पूरे देश में जो डर का माहौल है, वो भ्रष्टाचारियों के मन में डर का माहौल है। माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से अभी मुख्यमंत्री कौन सा भ्रष्टाचार किए जिससे उसके नाम से डर लगने लग गया है कि उसके नाम से डरने के कारण से आज मोदी जी और अमित शाह का नाम लेकर वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो बौखलाहट, उनका एक जो अंदर का डर है वो सामने आ रहा है। नहीं, वो तर्क दे रहे हैं, उस तर्क में कितना दम है कि भाई आप लोग योगी की तरफ जाएंगे या मोदी जी के रास्ते पे चलकर वोट मांगेंगे, इसलिए वो दो भाग में बंटने की बात कह रहे हैं कि योगी जी वाला रास्ता अपना रहे हैं तो मोदी जी वाला रास्ता छोड़ देंगे क्या, ये वो उठा रहे हैं मुद्दा। मैंने अपने वक्तव्य देने की शुरुआत में ही बता दिया था कि जैसे पेट के लिए रोटी की जरूरत होती है, वैसे देश के लिए मोदी की जरूरत है। वैसे ही गुंडों के लिए योगी की जरूरत है, जो 100% जरूरी है। अगर देश में अमन चैन और शांति राज्य में, अपने राज्य में बचाने के लिए, शांति बचाने के लिए, एक समय देखते थे उत्तर प्रदेश की कहानी किससे हम लोग, जब चुनाव आती थी तो टीवी और आप लोग के अखबारों और चैनलों के माध्यम से देखते थे, बाहुबलियों को ऐसा महिमा मंडित करते दिखाया जाता था कि उनको देख के और लोगों के मन में धारणा बढ़ जाए। लेकिन आज जो देश को एक करने के लिए योगी जी भी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है कि देश के हालात ऐसे हो कि सुशासन हो, जहां पर लोग सुशासन पूर्वक अपना जीवन यापन करें और माफियाओं का डर उनके दिल से निकल जाए। ऐसे हालात अगर उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में वो पैदा कर रहे हैं, अगर सुख शांति समृद्धि के मार्ग पर वो ले जा रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत ही अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो देश के लिए गरीब कल्याण मार्ग के लिए जो कार्य किया है वो काफी समय तक वो याद किए जाएंगे। जिस प्रकार से गरीबों के लिए उन्होंने घर बनाने का जो सपना देखा है, ऐसा सपना शायद ही कोई प्रधानमंत्री देखता हो कि उनके देश में रहने वाले हर गरीब परिवार के सर पर छत हो, उनके घर में पानी पहुंचे, शौचालय हो, उन्हें फ्री में जब अगर भूख लगे तो उनके लिए अनाज की व्यवस्था हो, सारी चीजों की व्यवस्था अगर गरीब कल्याण के मार्ग में जीवन से लेकर मृत्यु तक की अगर कोई योजना चला रही है। ठीक है, बीजेपी शायद ये सब बातों को सहज तो स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन इसका राजनीतिक विश्लेषण क्या है समझ लेते हैं। हमारे साथ द्विवेदी जी मौजूद हैं। द्विवेदी जी, मुख्यमंत्री ने जब ये बात कही है तो एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। वो समझ रही है भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व हो कितना मजबूत है, उसके आधार पर वोट कैसे शिफ्ट होते हैं। अब ऐसे समय में जब चुनाव की खिचड़ी पकनी शुरू हुई है, मुख्यमंत्री का ये बयान किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, आप सबको मालूम है कि 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से आरोपों की बौछारें शुरू हो गई हैं, घेरने की शुरुआत भी हो गई है। और ये जो बयान अब आए हैं, चाहे वो अरुण साव की तरफ से आया हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आया हो, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो एक मनोवैज्ञानिक पिच पर खेला जा रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विरोधी को वक्तव्यों के द्वारा डैमेज करना, उनका एक मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं दबाव बनाना। तो अरुण साव ने जो बयान दिया
उस बयान के परिप्रेक्ष्य में तो जनता ये ठीक समझ रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ महीनों में बिगड़ी है। जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरह अपहरण हुए हैं, जिस तरह से चाकूबाजी की हत्याएं हो रही है और भी तमाम तरह की आत्महत्याएं की हो रही हैं आपस में, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। इसलिए अरुण साव का कहना है कि हम बुलडोजर को लेकर के आएंगे और अपराधियों को हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे, जो भी उनका पीछे उनका हेतु होगा। तो उनका कहना यह है कि अगर हम पार्टी सत्ता में आई तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये कोई गलत नहीं है। अगर आपको सरकार अच्छे से चलानी है और सुशासन लाना है तो अपराधियों के हौसले तो पस्त करने होंगे। इसका अभी कोई मैसेज इतने महीनों में कांग्रेस नहीं दे पाई है। हालांकि बहुत अच्छी छवि है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, आने की पूरी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस रिपीट होगी उनके नेतृत्व में, बहुत अच्छे सीएम है। जिस तरह बीजेपी कह रही ना कि मोदी वैश्विक लीडर हो गए हैं, वैसे हम भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेशनल में एक बड़ा चेहरा हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इसलिए उन्होंने ये भूपेश बघेल भी, लेकिन उनके सामने चुनौती वही है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो सारे मोर्चों पर विजय पानी होगी जहां जहां आप कमजोर साबित हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दायित्व नहीं है, इसमें सारे मंत्रियों का भी दायित्व है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं यदि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। तो इस तरह थोड़ा सा कसना होगा आपको, क्योंकि अगर सपना आपने देखा है कि हम फिर से सरकार में आना चाहते हैं तो प्रवक्ता भी मेरे से सहमत होंगे कि कहीं जो कमियां हैं उसको आपको ठीक करना होगा। ठीक, तो ये एक सिगुफा तो नहीं छोड़ा है, कहीं सिगुफा छोड़ के आपस में लड़वाने की कोशिश। अरुण साव के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया इसकी वजह से कि वो किधर जाएं, क्या कहाँ जाएं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं आज इस वक्तव्य के बाद। मोहन, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब पार्टियां विपक्ष में होती है ना तो उनके फैसले मायने रखते हैं। अब आप देखिए कितने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्या सरकार आ गई थी कांग्रेस की? नहीं आई। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी एक लीडर के तौर पर, आज आप देखिए कांग्रेस सत्ता में है। ठीक है, उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है कि उन्होंने लीडरशिप ऐसी की, संगठन को इतने अच्छे से दुरुस्त किया, उन्होंने रमन सिंह को इस मोर्चे पर घेरा कि कांग्रेस को उन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया। 15 साल का राजनीतिक वनवास भूपेश बघेल ने खत्म किया। और यही विपक्ष में अब अरुण साव की जिम्मेदारी है। पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अब वो अपनी पिच पर खेल रहे हैं। तो इसलिए सरकारें तय नहीं करेंगे कि विपक्ष किस मोर्चे पर आकर काम करेगा, कौन सा लीडर उस तरह काम करेगा, ये तो विपक्ष का ही काम है। हाँ, ये है कि आप जवाब देते रहिए। मैंने कहा मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है अभी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश है। कुल मिलाकर अनिल जी ने यह साफ बता दिया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं पे असर पड़ता है कि हमारा लीडर तो तय नहीं कर पा रहा है, कहाँ जाए, क्या करें। क्या देवलाल जी इस बात को मानेंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है इससे कि मोदी जी की नीति पे चलना है, योगी जी की नीति पे चलना है, कौन सी नीति सही है, कौन सी गलत है, इसको लेकर आप लोग असमंजस में हैं? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई असमंजस नहीं है। मैंने तो आपको शुरुआत में ही एक लाइन बताकर कह दिया था कि देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी काम, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्य है, एक आत्म मानववाद, एक आत्म अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर गरीब कल्याण के मार्ग पर काम करना, जो भारत सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। अब बात आती है कि सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन, इसके लिए अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर मॉडल माने तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने प्रदेश की, राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए अगर ऐसे नियमों के साथ कार्य करते हैं तो उसमें तो बहुत ही अच्छा काम है कि अगर किसी प्रदेश में अगर वहां की जनता अगर माफियाओं से सुरक्षित रहे, चोरों से सुरक्षित रहे, लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे केस ना हो, अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो, अपराधी जेल में ही रहना चाहता हो, बाहर नहीं निकलना चाहता हो, किसी जनता को दुख नहीं देना चाहता हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री तो स्वागत योग्य हैं। और ऐसे राह में चलने के लिए अगर प्रदेश का कोई नेता चाहता है कि ऐसा सुशासन छत्तीसगढ़ में भी हो तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए जी, ठीक है। और ठीक है सौरभ जी, आपने वक्तव्य को सुना। कोई भी पार्टी सरकार बनाने की जब बात करती है तो हर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से वो अपनी नीति बनाती है। कानून व्यवस्था में हो सकता है कि वो योगी जी वाले फार्मूले को आगे रखकर चलना चाहते हो, विकास वाले मामले में हो सकता है वो मोदी जी के रास्ते में चलना चाहते हो। इसमें दो भाग वाली बात नहीं है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग नीतियां होती हैं। पर आप लोग तो इसे ही मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? मोहन जी,
इसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी सरकारें जब निर्णय लेती है अपने राज्य में तो वहां की देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। अब यूपी में अगर माफियाओं का राज है और उसमें अगर योगी जी अपना बुलडोजर नीति चला रहे हैं तो वो यूपी की बात है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके से किसी भी माफिया का राज है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के बुलडोजर नीति की जरूरत है। समय समय पर जो घटनाएं होती है उनसे हमारे जो गृह विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन है और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी उसको उस तरीके से निपटने का प्रयास करते हैं और जिसमें वो हमेशा सफल रहते हैं। अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग नीति पे बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो उन्होंने सिर्फ बुलडोजर नीति की बात की, पूरे भारतवर्ष में जो व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, रसोई गैस के दाम है, खाने पीने की जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन पे महंगाई की बात है, तो इस पे उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है। डाणी जी के मामले में आज तक वो चुप हैं, जो सवाल पूछ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इस मतलब ये नहीं बीजेपी बटी हुई है, तो ये कैसे साबित होता है? बिल्कुल इससे साबित होता है क्योंकि ये उनके पास में वो मुद्दे ही नहीं है, बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। और जैसा कि देवलाल ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस के पास में सीटों के लाले पड़ जाएंगे, तो ये छत्तीसगढ़ में बैठ के देवलाल ठाकुर जी को ये बात तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, जहां पर बीजेपी के पास एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका के लिए भी पर्याप्त सीटें नहीं है और उनको त्राही त्राही है। अगले चुनाव में हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति का सामना भाजपा करे। तो इन सब चीजों की बौखलाहट की वजह से अब वो हिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं और आऊंगा देवलाल जी की तरफ आऊंगा, लेकिन कांग्रेस की बातों से साफ है कि शायद मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों की जमावट की जा रही है जिस पर सहमति नहीं है। अनिल जी, क्या ये सच है कि धर्म और उससे जुड़े हुए मुद्दे, योगी जी वाला फार्मूला, इस तरीके के मुद्दों पर जमावट कर रही है बीजेपी अपने मेन मुद्दे या मेन जो विकास कार्य है उसको छोड़कर? यही वजह है कि दो फाड़ जैसी स्थिति है? देखिए मोहन, हमें जितने भी हमने पिछले चुनाव देखे हैं उनका एक जो सर्वमान्य नतीजा है वो ये है कि लीडरशिप बहुत मायने रखती है, फेस बहुत मायने रखता है। और छत्तीसगढ़ की जनता भी अब ये देखती है कि सामने फेस कौन सा है जिसके आधार पर पार्टियां सरकार में आएंगी तो लीडरशिप कौन करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के पास है, वो चेहरा बने रहेंगे जैसे रमन सिंह 15 साल बने रहे। तो लेकिन बीजेपी के लिए एक चिंतनीय बात यह है कि क्या विधानसभा चुनाव वो अभी भी योगी और मोदी के फेस पर लड़ना चाहेगी? यहाँ की जनता तो स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि योगी और मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, बनेंगे तो यहाँ के लीडर। इसलिए आप कहिए ना कि रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 15 साल इतना अच्छा काम किया, आप रमन सिंह के नाम पर नाम ले सकते हैं। आप दूसरे किसी मंत्री का और अच्छे नेताओं का नाम लीजिए, आप अरुण साव का नाम लेने में क्या हर्ज है? आपके प्रदेश अध्यक्ष है। अगर सरकार आई तो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं काम करने के लिए। लेकिन आप बार बार यदि मोदी और योगी को ही पेश करेंगे तो वो यहां पर चुनाव नहीं जिताने वाले हैं। चुनाव तो आपके लीडरों को ही लड़ना पड़ेगा और जनता को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारे पास अच्छे फेस हैं रमन सिंह के अलावा भी, क्योंकि रमन सिंह जी को लेकर जाहिर सी बात है एक एंटी इनकम्बेंसी अभी भी बनी हुई है। हालांकि बहुत सॉफ्ट चेहरा है, बहुत मिलनसार हैं, बहुत कम बोलते हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन बीजेपी को ध्यान रखना होगा कि बार बार आप मोदी और योगी करेंगे तो जनता भूपेश बघेल पर ज्यादा भरोसा करेगी, जो कि अभी भी निर्विवाद और बहुत अच्छा चेहरा बने हुए हैं। फाइट की बात जहां आएगी तो बीजेपी को चेहरा भी आगे करना होगा। योगी जी, मोदी जी चुनाव नहीं जिता पाएंगे, ये बातें बार बार घूम फिर के आती हैं। देवलाल जी, आपको कई डिबेट में इसका जवाब भी देना पड़ता होगा, क्या इसका कोई जवाब है? जनता भी यही सवाल करती है। देखिए, अभी योगी और मोदी जी का नाम जो इस देश में चल रहा है वो ज्यादातर हिंदू विरोधियों के मन में मचल रहा है। जो हिंदू विरोधी जो लोग हैं, अब इसमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों योगी मोदी को छत्तीसगढ़ में ले आए, बयानबाजी करके मैं नहीं जान सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो हिंदू विरोधी जो लोग हैं, जो हिंदुत्व कौन है वो लोग ही नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नाम से दहशत खाते हैं और उनके नाम पे ईर्ष्यापन रखते हैं। इशारा आप कर रहे हो कांग्रेस की तरफ है क्या इशारा? सुनिए मेरी बात, क्या बोले? कांग्रेस की तरफ तो है क्या इशारा? अरे पूरा कांग्रेस की तरफ है। अगर आप चिढ़ रहे हैं उनके नाम से, ईर्ष्यालुपन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो विश्लेषण में भी बातें आती है ना भाई कि उनके चेहरे के अलावा क्या है? खौफ सा है। क्यों देश के गद्दारों के मन में मोदी जी का खौफ है? वोट दिला पाएंगे क्या उनके चेहरे पर? क्या विधानसभा में वोट पड़ेंगे क्या?
बोल रहा हूँ उसको सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कब छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कमल छाप के निशान पर चुनाव लड़ा। निश्चित ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कार्य किए इस छत्तीसगढ़ में, मुद्दे की बात कर रहे थे ना, जितने 50 से 55 हजार स्कूल खोल दिए, आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी यूनिवर्सिटी खुले, सरगुजा या बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में खुले हैं, जितने भी शैक्षणिक क्षेत्र में जो काम हुए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए, रोड, रास्ता, बिजली, पुलिया, सब उनके कार्यकाल में हुए। इस सरकार में अधोसंरचना एक कार्य, एक रोड नहीं गिना सकते हैं कांग्रेस के लोग कि हम अपने कार्यकाल में ये फलाना वाला रोड बनाए। सौरभ जी इंतजार कर रहे हैं बारी की अपने, ठीक। हाँ, इस कांग्रेस की सरकार ने अगर किया है तो आदिवासियों का आरक्षण छीनने का काम किया है, बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता छीनने का काम किया है, माता उन बहनों से जो वादा किया था शराबबंदी कर देंगे, वो शराबबंदी नहीं करके जो शराब को बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अनियमित कर्मचारी जो नियमितीकरण के लिए हजारों कर्मचारी, 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज जो रोड में है, वो किनके कारण है? ये कांग्रेस सरकार के कारण है। कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार ने किए हुए जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही हो रहा है। तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था कि देश के हर गरीब आदमी के सर पर छत हो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी कोई भी छत्तीसगढ़िया परिवार के घर पर छत बने। प्रधानमंत्री आवास के पैसे ही इन्होंने जारी नहीं किए। आज ठीक है, मैं नहीं कह, उनके जो मंत्री हैं, इनके विभाग में जो ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री थे टीएस सिंहदेव, इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया कि मेरे आत्मग्लानि हो रही है कि मैं गरीब परिवारों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण से मुझे आज इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस। चलिए सौरभ जी, इस तरीके के आरोप हैं कि भाई आप लोगों के पास चेहरा तो है लेकिन आप लोगों के पास जवाब नहीं है, जो कि बीजेपी बार बार उठा रही है और इसीलिए उन जवाबों से बचने के लिए आप लोग बीजेपी में दो फाड़ होने की बात कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है मोहन जी। मुझे लगता है कि देवलाल जी को अपना जो जानकारी है उसको अपडेट बिल्कुल करना चाहिए। चाहे बेरोजगारी भत्ता की उन्होंने बात की, चाहे किसानों की बात की, चाहे गरीबों की बात की, हर जगह पे हम लोगों ने अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने सबका ध्यान रखा है, गरीबों का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है। जो किसानों की सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास में है यहाँ पर, तो उसका ध्यान रखा है हर तरफ से। चाहे वो धान खरीदी की बात कर लें आप, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात कर लें, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की बात कर ले, बजट में तो सब तरफ से उन्होंने मुक्त हस्त से सभी के लिए घोषणाएं की हैं और उनको लागू भी कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता जो आप कह रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता ऑलरेडी लागू हो चुका है। और देवलाल जी कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जब नीचे का आदमी कब ऊपर पहुंच जाए भरोसा नहीं। तो हमारे यहाँ भी अगर देखेंगे तो आज अगर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जवाब तो जरूर होगा, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं पहले और आज वो सबसे शीर्ष पोजीशन पे बैठे हैं। आपके पास जवाब है मुद्दों का, लेकिन इन सब होने के बावजूद आप लोग बीजेपी के गिरेबान में क्या है, उनके जेब में क्या है, फटे हुए हैं, दरार है, ये क्यों देख रहे हैं? बीजेपी की आदत नहीं है, उनके शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक की बात अगर करें तो इनकी सुनने की आदत नहीं है। इनको अपना जो आरोप है या इनका जो निर्णय है उसको थोपने की आदत है और ये थोपने की राजनीति करते हैं। सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है और इसी का ये नतीजा है कि उनको जानकारी। आपकी बात आ गई, हम चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, राजनीति परसेप्शन का गेम है, ऐसे में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि अरुण साव असमंजस में है, एक तरफ योगी एक तरफ मोदी, बटी हुई है, दरार है। इस तरीके की स्थितियों को अगर आगे प्लांट किया जाएगा मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल मोहन जी, देखिए अभी तो बहुत से फैक्टर होते हैं, चुनाव जीतने के या चुनाव हारने के भी बहुत से मुद्दे सामने आ जाते हैं और अभी तो देखना होगा कि बहुत पानी बचा हुआ है, बहुत महीने बचे हुए हैं। पार्टियां उम्मीदवार किस तरह के उतारती है, स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, कहीं स्टिंग ऑपरेशन वगैरह का भी डर है कि कुछ सामने आ सकते हैं, उससे भी बाजी पलट सकती है। क्योंकि मुझे याद है 2003 का चुनाव आपने भी देखा होगा कि कैसे अचानक जूदेव जी का स्टिंग ऑपरेशन आ गया था और पूरी बाजी पलट गई थी। तो मुझे लग रहा है जनता जो सोच रही है कि अभी विधानसभा चुनाव में बहुत खंदक की लड़ाई, बहुत दोनों पार्टियों के बीच बहुत सारे तीर और तर्कस होंगे, जिसके चलते चुनाव प्रभावित होगा और अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि जनता किसके साथ। इस तरीके की खबर को जो प्लांट किया जा रहा है, कितनी सच्चाई मानते हैं? दरार, बटाव,
मुझे दो लगता है भाग मोहन में जी बंटना। जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। अभी ये मुद्दे जरूर कुछ 10-15 दिन चर्चा में रहेंगे, 10-15 दिन बाद आप देखिएगा दूसरा कोई मुद्दा सामने आ जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू होगा कि फेस कौन होगा, किस फेस के आधार पर दोनों पार्टियां पीछे होकर के लीडरशिप करेंगी और चुनाव लड़ेंगी। हाँ देवलाल जी, आमतौर पर हम सुनते थे कांग्रेस में दरार है, गुटबाजी है, ये है। इस बार आप लोग वो आरोप नहीं लगा रहे, कांग्रेस आप लोग पे आरोप लगा रही है। ये सब इस तरीके के आरोप आमतौर पर बीजेपी लगाती थी, आजकल इस मामले में चुप हैं आप लोग। देखिए, इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, कूट रचित दस्तावेज पेश करने वाले माहिर खिलाड़ी हैं। आप सब जानते हैं कि सफेदा से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। वो कूट रचना भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है, लेकिन वो सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कब एक छोटा सा कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो एक कांग्रेस है, वो गुलामी प्रथा से ग्रसित है। ये गांधी परिवार से अलग हो ही नहीं सकते। गांधी परिवार के आसपास ही वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में घूमती है। इस बात को देश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और जानती भी है। और भारतीय जनता पार्टी में कब छोटा चेहरा बड़ा चेहरा बन जाता है, ये बात पता नहीं चल पाता। यही कांग्रेस में सुनियोजित तरीके से वंशवाद को ही बढ़ावा दिया जाता है। कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, मतलब अंदर में कुछ खाने में कुछ गड़बड़ी नहीं है? देखिए, कांग्रेस में तो बिखराव स्थिति है, भाई का बहन से नहीं जम रहा है। ये बात देश को जानने की आवश्यकता है। आज जो स्थिति निर्मित हो रही है देश में, इनका परिवार शुरू से बड़ी देर से बताया आप ये बात, किस स्तर तक चल जाता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। इस देश में ऐसे हालात पहले भी देखे गए हैं। अरे लेकिन इसको अंदर रख के कहाँ बैठे थे आप अभी तक इस मुद्दे को? चलिए सौरभ जी, समय कम है, आप लोग पर भी आरोप हैं, आखिरी में आए हैं मुद्दे जी। बिल्कुल, जैसे आपको मोहन जी अभी पता चली कि भाई बहन में नहीं जम रही, ये हम लोग को भी अभी पता चल रही है। और ये इस तरीके की कोई बात नहीं है, इसका तो हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। अरे पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभाल ले, अपना चेहरा डिसाइड कर ले। देवलाल ठाकुर जी से आप इतनी बार पूछे, लेकिन अभी तक वो यहाँ मुख्यमंत्री का एक ढंग का चेहरा नहीं बता पाए, अपने नेता का चेहरा ये दे नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी अभी 4 महीने की जो टाइम बाकी है, उसमें भी इनको अभी तैयारी करनी बहुत बाकी है। इनके तरफ से अभी इनका होमवर्क प्रॉपर हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब अंतिम कमेंट, फाइनल कोट ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, पूरी बातों का लब्बल हुआ अब ये है कि दोनों ओर से शायद कुछ ना कुछ खामियां होंगी, लेकिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन वो खामियां क्या ठीक की जा सकती है, मैनेजेबल है क्या, डैमेज कंट्रोल हो सकता है दोनों ओर से? देखिए, मैं एक बात बताऊं मोहन जी, जो अभी जनता के बीच बहुत चर्चा में रहा, प्रियंका गांधी की जो सभा हुई जगदलपुर में, उसमें वाकई में देवलाल ठाकुर जी ने सवाल बिल्कुल सही उठाया। जनता के बीच ये लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 32 और 35 चुनाव हारी है, तो क्या उनके लीडरशिप फेल हो रही है? क्योंकि 10-15 साल का समय बहुत होता है। ऐसे में यदि प्रियंका गांधी को कांग्रेस आगे कर रही है, तो मुझे लग रहा है वो तुरुप का पत्ता साबित होंगी। राहुल गांधी से ज्यादा अच्छी इमेज, ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी प्रियंका बनाती है, यूपी चुनाव में हमने देखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी यदि प्रियंका गांधी को लॉन्च किया गया, जैसा कि जगदलपुर की सभा हुई है, तो कांग्रेस गलत नहीं है, बहुत सही फैसला ले रही है, क्योंकि जनता अब धीरे धीरे प्रियंका गांधी की ओर उनको पसंद कर रही है। और यदि वो छत्तीसगढ़ की कमान संभालती या फैसले करती हैं, तो दोबारा सरकार बनाने में मुझे लग रहा है कांग्रेस सफल। समय की कमी है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि गुटबाजी या दो फाड़ होने जैसी स्थितियों से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मुक्त नहीं है, लेकिन इसे ठीक करने की जरूरत है। मुद्दों पे लड़ाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़े अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, आपका भी धन्यवाद। और देवलाल जी, आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम नजर गड़ा के इस बात पर बैठे हुए हैं इंतजार पे कि क्या ये राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, और जिस करवट वो बैठेगा उसकी हम अलग से फिर समीक्षा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, और वहां रहती है छोटी सी छुटकी। छुटकी 8 साल